तो चलिए बीसीके का पूरा जो है सारे चैप्टर्स देखते हैं। और हाँ, 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो नहीं होगा। और 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप पढ़ लेंगे। यानी कि अगर आप कभी अगर हो सकता है 1 2 चैप्टर या टॉपिक नहीं भी पढ़े तो टोटल क्लियर हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा। बीसीके का पूरा इंटरनल जो है क्वेश्चन जो दिए हुए हैं बैक साइड में वो पूरा कर लीजिएगा। और 1 2 जो है पास्ट ईयर पेपर देख लीजिएगा। तो मेरा मुझे लगता है पूरा उसी से पूरा हो जाएगा कंप्लीट आपका बीसीके। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर था बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज है क्या? बीसीके ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है बिजनेस के प्रति वही जो है हमारा हमारा बिजनेस का नॉलेज होता है। ठीक है। अब बिजनेस का जो नॉलेज है बिजनेस करने का, जैसे रिसोर्स लाना, सब कुछ मटेरियल लाना, फिर उसको प्रोक्योर करना, सब कुछ करने के बाद उसको प्रोडक्शन में लाना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, तो ये सारे प्रोसेस जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। तो इन सबको जिस थॉट प्रोसेस से हम करते हैं तो हमारा नॉलेज होता है। डोमेन्स ऑफ बीसी के कह रहा है कि लेकिन ये थोड़े पैमाने पे तो होता नहीं है, तो इसको बहुत सारे रीजन है, इसका कवरेज है। तो कौन कौन इसका ये है कैसा, ये देखिए। एक तरीके से मैंने फीचर की बात कर रहा हूँ। तो बीसी के जो है ना, ये जो बिजनेस का जो नॉलेज होता है वो बहुत भास्ट होता है। भास्ट कैसे होता है? हम स्टार्ट करते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्स, मैन पावर, फिर उसको प्रोडक्शन में लाते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करते हैं, फिर उसको हम सेल्स करते हैं, सेल करने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं। तो ये हो गया भास्ट होता है। ठीक है। नॉलेज जो है सबके लिए चाहिए हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो भास्ट होता है। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता है हमको कि हाँ कौन सा डिपार्टमेंट को काम जो है वो करना है, टाइम पे करना है, सब कुछ देखते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है। तो ये इलेक्ट्रिक है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है। एवर इवॉल्विंग, अगर चेंजेस लाना होता है तो हम चेंजेस भी लाते हैं बिजनेस में। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि हाँ 10,000 यूनिट बनाएंगे, और पता चल रहा है कि डिमांड जो 20,000 की होने वाली है, तो हम उस डिसीजन को चेंज कर लेते हैं अपना थॉट को और 20,000 प्रोड्यूस करते हैं। तो इवॉल्विंग भी है, ये चेंज भी होता है, एक्सपांड भी होता है। समझ गया कि डोमेन ऑफ बीसी के क्या है? ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं एक्टिविटी की कि डोमेन्स तो हो गया, इतना कवरेज है, हम उसमें कुछ काम ही करते हैं तभी तो इतना कवरेज होता है। तो काम भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है इकोनॉमिक, जो आप प्रॉफिट के लिए करते हैं, पैसे वाला काम, जितना भी पैसे वाला काम है ना वो इकोनॉमिक, और जो बिना पैसे वाला है वो नॉन इकोनॉमिक। जैसे पैसे वाला में सेल्फ इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक होता है। जैसे इमोशनली करते हैं, सेंटिमेंटल रीजंस हो गया, और एल्ट्रिज्म हो गया, ये सारे मतलब बिना पैसे वाले काम जो हो गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मेरी माँ घर पे खाना बना रही है तो क्या गया, वो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वैसे ही आप कहीं जाते हैं तो खाना बनाकर आपको जो वो होटल से सब में देते हैं, तो वो क्या हो गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो पैसे के लिए करते हैं। जो पैसे के लिए नहीं करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब सेम काम भी अगर पैसा के लिए किया गया तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, इनकम इससे जनरेट होता है। पैसे के लिए करना तो इनकम जनरेट होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन भी हम करेंगे सामान का। कंजप्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आप कंजप्शन कर रहे हैं तो वहां पे भी पैसे आपके लगते हैं। सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पैसा, ये सारे टॉपिक में आप देखें तो पैसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर वो पैसा लग रहा है, इमोशनल फ्री है, इमोशन इसमें नहीं है, इसमें क्या है, सारे चीजों में पैसा लग रहा है। प्रोडक्शन में पैसा लगता है, इनकम जनरेट हो रहा है, उसमें हमें पैसा मिलता है, मतलब पैसे सारे टॉपिक्स में इंक्लूडेड है। तो ये सारे फीचर्स किसके, इकोनॉमिक एक्टिविटी के। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के फीचर सिर्फ यही है कि वो जो है इमोशनली होता है, फ्री होता है, हेल्प करना, ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हम पैसे के लिए करते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप के। क्या क्या? एक तो हो गया कि बिजनेस, बिजनेस करते हैं उससे हमें पैसा मिलता है। प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशन हो गया, इसमें हमें पैसा मिलता है। या इंप्लॉयमेंट, जैसे सैलरी वेजेज हमें मिलता है। तो ये तीनों काम हम करते हैं। तो ये तीनों काम अगर हम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है प्रॉफिट, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, बिजनेस, इंप्लॉयमेंट और प्रोफेशन। तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक में इंप्लॉयमेंट, इंप्लॉयमेंट मतलब लोअर लेवल पे जो वर्कर्स काम करते हैं सैलरी वेजेज के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो लोग अब सीनियर से और काम करते हैं, तो ये हो गया इंप्लॉयमेंट। वही उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि पहले वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, 2 लोग, कौन एक हो जाएगा जो काम करने आएगा, लेबर होगा हमारा इंप्लॉय, और इंप्लॉयर जो मालिक जो नौकरी पे उनको लगाएगा, और वो क्या होगा, उनको सैलरी वेजेस दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा तो आप काम करने आइए और आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। डिसाइडेड हो जाता है कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा। प्रोफेशन की बात करें जिसमें सीएस आते हैं, तो प्रोफेशन में क्या है कि आपको सर्विस देना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करना पड़ता है आपको पब्लिक के प्रति, और आपको यहाँ पे फी दिया जाता है, और एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। वहीं पे अगर बिजनेस की बात करें तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, बल्कि खुद काम देते हैं, जॉब क्रिएटर हैं आप, सीकर नहीं है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आपको पैसे मिलने की सर्टेनिटी नहीं होती है। इसमें क्या, एम्प्लॉयमेंट में कि पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा,
प्रोफेशन में भी मिलेगा आपको पैसा, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट हर बार मिल ही जाए। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट है। सिस्टमेटिकली आप काम करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करके आप काम करते हैं, और ये जो थोड़ा है वो रिस्की हो जाता है, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए जितने भी ये सारे हम किए कि इंप्लॉयमेंट से पैसे कमा रहे हैं, प्रोफेशन से भी पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हम क्यों कमा रहे होंगे। तो क्यों कमा रहे होंगे यानी ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। पैसे तो हमको मिल रहा है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक हमारा सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, हम एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो इस चीज के लिए मेनली तो इसीलिए हम करते हैं। बिजनेस में किस चीज के लिए करेंगे, बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एक्टिविटी में बिजनेस में मैं कर रहा हूँ, बिजनेस, तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो हम क्यों करते हैं। बिजनेस में मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं था, तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मेरा सेल बहुत बढ़े, मेरा प्रॉफिट बहुत हो, रिटर्न और इनकम मुझे मिले, एफिशिएंटली काम हो और हमारा इकोनॉमी में वैल्यू बढ़ता रहे। फिर दूसरा मेरा टारगेट रहेगा कि कमा तो रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म भी हमको टिकना है जिस इन्वायरमेंट में है, तो उसके लिए क्या हम सरवाइव कर पाए, हमारा एसेट्स जो है वो अच्छे से चले, हमारे जो काम करें वर्कर्स वो अच्छे से काम करते रहे, तो हमारा बिजनेस चलेगा, और जो रिजर्व्स है, ग्रोथ है, ये सब हमेशा होते रहे। तो ये हो गया ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का, कि बिजनेस इसलिए चलना चाहिए। अब बिजनेस में सोशल क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव वो सोचिए कि समाज जो है वो अच्छा रहे, हम हेल्दी चीजें प्रोवाइड करें, एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करें, ठीक है, हमेशा जो है चीजों को बचा कर रखें, और कम्युनिटी को सर्विस दें, मतलब पब्लिक को है नजर में रखें, ठीक है। तीन हो गया। अब बिजनेस का चौथा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लीगली हम काम करें, इन्वायरमेंट को देखें कि हाँ हम इन्वायरमेंट में कहीं इम्पैक्ट तो गलत नहीं डाल रहे, रिसोर्स तो ज्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, और मतलब लॉफुली अच्छे से काम करें और समाज को हमेशा इफेक्टिव बना के रखें, अगल बगल वालों को। ये था, ये सारे ऑब्जेक्टिव किसका था, बिजनेस का, कि बिजनेस आप कर रहे हैं तो पहले तो आपका इकोनॉमिक होना चाहिए एम, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कि हमें जो सेल्स प्रॉफिट ये सब ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम सोचेंगे कि हम सर्वाइव ज्यादा कर पाए, फिर हम सोचेंगे कि जो पब्लिक है अगल बगल की, उनको जो है हम अच्छे गुड्स प्रोवाइड करें, हेल्दी प्रोवाइड करें, एजुकेशन में हेल्प करें। लास्ट होगा कि लीगल हम काम करें, लीगली काम करें अच्छे से, ताकि सभी लोग खुश हैं। तो ये सारा था इकोनॉमिक एक्टिविटी के बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। हो गया, आगे देखिए। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म है। फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं वो देखिए। पहला सोल प्रोप्राइटर, मतलब सिंगल ओनर, पहले छोटे से बड़े तक जाएंगे। यहाँ पे एक ही आदमी है, सारा खर्चा यही करेगा, सारा प्रॉफिट होगा तो यही जनरेट करेगा। यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस करने वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस। तो एक आदमी रहता है सेल्फ प्रोप्राइटर में, सब कुछ यही करता है, चिंता मत कीजिए, अभी अभी डिटेल में जाऊंगा। हिंदू डिवाइडेड फैमिली में एक फैमिली करती है, हिंदू की फैमिली जो हिंदू में आती है, जैसे बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, इसमें मुस्लिम नहीं आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, कभी ऑप्शन में डाल देगा मुस्लिम तो मुस्लिम को आपको हटा देना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से। तो थोड़ा इसमें फैमिली पहले तो एक होगा ऑनर, फिर हो गया तो कि थोड़ा फैमिली ऑनर है, फिर पार्टनरशिप, थोड़ा सा ज्यादा ऑनर आ जाते हैं तो पार्टनरशिप हो गया, फिर एलएलपी जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के फीचर्स है, और फिर कंपनी जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि बिजनेस हैंडल कर रहे होंगे। तो आइए पहले देखते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ही आदमी काम करेगा, एक ही आदमी होगा जो बॉस होगा, खुद ही है तो बॉस है। तो पूरा कैपिटल कौन लगाएगा, वो बॉस ही पूरा कैपिटल लगाएगा। और ऑनर जो है ना, उस कोई भी आएगा तो सीधे ऑनर को देखेगा। मान लीजिए आप किसी छोटे मोटे दुकान पे जाते हैं तो सीधे आपको मालिक से ही बात होती है, वो अकेला है वहां पे, छोटा मोटा है तो डायरेक्टली आप विजिबली आप उसको देख सकते हैं। सारा रिस्क उसी बेचारा का होता है ना, अकेला आदमी है तो प्रॉफिट होगा तो वही लेगा, और रिस्क भी होगा तो वही लेगा, यानी कि उसका लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मान लीजिए उसने कहीं से क्रेडिट पे कोई सामान ले लिया उधार बेचने के लिए, ठीक है, अब वो बहुत लॉस में जा रहा है, तो सामने वाले से उधार में ले चुका नहीं पाया, तो सामने वाला आएगा, इसका प्राइवेट एसेट्स भी लेकर जाएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है उसका। और क्या है कि फैट एज गोइंग कंसर्न लिंक्ड विद द पर्सनल वेलबींग, जितना दिन तक वो अच्छे से काम कर पाएगा उतना दिन वो अच्छे से काम करेगा। जैसे उसका दिमागी हालत खराब हुआ या फिर थक गया, बीमार पड़ गया, तो वो काम नहीं होगा। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप, ये भी इसमें है। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप मतलब ओनरशिप वो ट्रांसफर कर सकता है या नहीं, तो भाई उसका मन रहेगा तो वो ट्रांसफर कर ही देगा, बाई विल, अपना मन रहेगा तो दे देगा किसी को। ये इनफॉर्मल होता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे पूरा रजिस्टर करवाए। छोटा दुकान वाला क्यों इतना बियर करेगा, अकेला है बेचारा, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो उसका यहाँ पे इम्प्लॉय भी नहीं रखता। अब सिंगल ओनर है, छोटा दुकान है, इम्प्लॉय रख लेगा तो और घाटे में चल जाएगा, तो इम्प्लॉय भी नहीं रखता है वो। और इनफॉर्मल सेक्टर, इसको कोई जरूरत नहीं है फॉर्मली सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की। वहीं पे आते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है कि एक फैमिली के एक हेड होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। अब जो कर्ता है वो कौन होगा, कर्ता होगा आपके एक फैमिली के हेड। हिंदू फैमिली में जो हेड होता है एक फैमिली का, उसे कहते हैं कर्ता। इसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, तो आपका जो वो हेड है, आप हो गए कर्ता, और बाकी जो आपके फैमिली वाले हो गए वो हो गए को ओनर्स या को पार्टनर्स, ठीक है। तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, कम रहेगी, और आपका जो है लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। क्यों, क्योंकि आप हेड हैं, आप कर्ता हैं। इसमें क्या होता है कि फैमिली आती है और बिजनेस करती है, ठीक है, यही काम है।
डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है, क्यों? क्योंकि घर वाले ही हैं भाई, शाम को भी एक ही साथ रहेंगे, दिन को भी एक ही साथ, तो डिसीजन आराम से ले लेते हैं। यहाँ पे ओनर मेन तो एक होता है, लेकिन बाकी जो है वो थोड़ा सा को पार्टनर्स होते हैं। सक्सेशन ऑफ ओनरशिप बाई विल हो जाता है आपका, ठीक है। और एप्लीकेशन फ्लो, मान लीजिए कि आप हैं, मैं हूँ, और फैमिली के साथ मैं बिजनेस अपना कर रहा हूँ, फिर मेरा बेटा आया तो वो बिजनेस करेगा, तो ये जो है सक्सेशन ऑफ ओनरशिप ऐसे होते रहता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। जैसे जैसे बच्चे मेरे आ रहे हैं जनरेशन वाइज, वैसे वैसे वो लोग ऑनर बनते जाएंगे, को पार्टनरशिप बनेंगे, लेकिन बनते जाएंगे। बाद में मैं बूढ़ा हुआ, मैं मर गया, तो फिर कोई और उनमें से कर्ता बन जाएगा। एचयूएफ कैन नॉट अर्न इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सैलरी थोड़ी मिलेगा, घर वाले हैं तो सैलरी थोड़े देना है, वो सारा जो है वो हम लोग का ही है। सक्सेसिव जनरेशन ऑन एन इंडिविजुअल फैमिली नोन एज एचयूएफ। तीन सक्सेसिव जनरेशन जो होता है ना, उसी को कहते हैं एचयूएफ। जैसे कि मैं हो गया, मेरे बाबा, मेरे पापा, तो ये जो तीनों हम लोग एक साथ बिजनेस करेंगे, तो ये हो गया हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस, समझ गए? यहाँ पे जो था सोल प्रोप्राइटर में एक आदमी था, सब कुछ जो है यही बियर कर रहा था, पूरा प्रॉफिट, पूरा एक्सपेंस भी। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या हो कि थोड़ा सा फैमिली भी अब जो है आ जा रही है, लेकिन मेन जो है लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है कर्ता का, क्यों? क्योंकि वो हेड है। अब पार्टनरशिप पे क्या होता है कि दो से ज्यादा लोग आएंगे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कुछ बात नहीं है, आएंगे, एक एग्रीमेंट बनाएंगे और बिजनेस करेंगे प्रॉफिट के लिए। तो बहुत सारे लोग आएंगे, और ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे फैमिली वाला कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जैसे इसमें था। यहाँ पे सभी आते हैं, एक साथ आएंगे और बिजनेस करेंगे। दो से ज्यादा आएंगे, अपना फंड मिलाएंगे और बिजनेस करेंगे। इनका मेन काम रहता है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं और शेयर करें, लेकिन रिस्क जो है वो भी इनको रहता है, क्यों? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप मतलब हम सभी पार्टनर्स हैं, तो रिस्क अगर होगा तो सभी इक्वली शेयर करेंगे। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या था कि रिस्क जो था वो कर्ता के पास था, जो हेड था उसके पास सबसे ज्यादा था, अनलिमिटेड था उसका। और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के पास, सोल प्रोप्राइटर अकेला ही था वो बेचारा। लेकिन यहाँ पे जो सारे पार्टनर्स का होगा, क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर्स इसमें है। अब ऑब्जेक्टिव क्वाइट वाइड, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। अगर छोटा ऑब्जेक्टिव होता तो ये लोग चाहे तो सोल प्रोप्राइटर चुन लेते यार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते। ये पार्टनरशिप क्यों करते? पार्टनरशिप का मतलब है कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा होता है म्यूचुअल एजेंसी। यानी कि एक भी अगर गलत काम किया तो जो केस होगा ना, तो सारे पार्टनर फंसेंगे, क्योंकि सारे मिलकर बिजनेस कर रहे थे। लाइबिलिटी जो है सबका अनलिमिटेड है। अगर ये लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या किसी कारण से ये पैसे नहीं दे पाते हैं, लॉस में इनका बिजनेस गया, तो इनका प्राइवेट एसेट्स भी उठा लिया जाएगा। कितने लंबे समय तक चलेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जितना चाहेंगे उतना लंबा अपना बिजनेस चलाएंगे। और यहाँ पे सक्सेशन ऑफ ओनरशिप इजीली ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे ये लोग कि हाँ आज मैं पार्टनर हूँ, कल किसी और को तुरंत बना दिया, सक्सेस कर दिया। नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंडेटरी नहीं है, बना भी सकते हैं आप कि हम रजिस्ट्रेशन करवा लिए अपना, जितना भी डीड है, एग्रीमेंट है। तो वो जो है मिनिमम और मैक्सिमम 2 to 50 पार्टनर्स होते हैं। आरओएफ इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी, ये जो है वो इसका एडमिनिस्टर करती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ठीक है। अब देखिए पार्टनरशिप समझ गए। यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर में थोड़े एक पार्टनर, एक आदमी सब कुछ हैंडल कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ही आदमी हैंडल कर रहा है, लेकिन पीछे से भी कुछ हेल्प करने वाला है। यहाँ पे सारे पार्टनर हैंडल करेंगे और सारे रिस्पॉन्सिबल हो गया। अभी आइए एलएलपी। एलएलपी क्या कहता है कि कोई एक पार्टनर जो है ना वो लाइबल नहीं होगा। यहाँ पे लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड कर दिया जाता है, पार्टनर्स ही रहेंगे सभी, पार्टनरशिप ही रहेगा, लेकिन बस लाइबिलिटी जो है सबका लिमिटेड कर दिया जाएगा कि एक काम करेगा तो दूसरा नहीं फंसेगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन जो है उसको मैंडेटरी कर दिया जाता है। अगर आप एलएलपी बना रहे हैं तो मैंडेटरी है। अब आप देखिए इट इज ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पे जो है पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस कुछ गलत करता है ना तो बिजनेस ही लायबल होगा। यहाँ पे क्या था कि सारे पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे, यहाँ पे पार्टनर्स नहीं लायबल होंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ठीक है। मिनिमम दो, कम से कम दो होना चाहिए, और बाकी कितना आप रखिएगा, जितना मन उतना रखिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी होता है, इसको एडमिनिस्टर करता है। कोई भी फाइल वाइल सबमिट करना है तो आरओसी के पास आपको सबमिट करना होगा। और सारे जो पार्टनर है वो एजेंट होंगे फर्म का, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे नहीं होगा। एक अगर पार्टनर गलत करता है तो दूसरा नहीं फंसेगा। और यहाँ पे डेजिनेटेड पार्टनर्स जो है वो असाइन किया जाता है। डेजिनेटेड पार्टनर मतलब एक हेड पार्टनर जो कि काम करेगा एलएलपी में, ठीक है। ऐसे डेजिनेटेड पार्टनर्स जो है यहाँ पे असाइन होते हैं। अब इससे थोड़ा और लेवल पे या कंपनी, कंपनी में तो प्रॉफिट नहीं शेयर होता है, पहली बात प्रॉफिट शेयर नहीं होता है या डिविडेंड दिया जाता है। तो मिनिमम नंबर जो है वो प्राइवेट कंपनी में 2 और मैक्सिमम 200। वहीं सरकारी कंपनी में तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई जरूरत नहीं है। तो 2 to 200 प्राइवेट कंपनी और 7 to अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी, ये कंपनी के मेंबर्स होते हैं, ये चलाएंगे उसको। अब देखिए प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो रिस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे हम पढ़े पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की तरह ही प्राइवेट ही होता है लगभग। यहाँ पे ट्रांसफर जो शेयर का इजीली नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है। पब्लिक में आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना अपना मालिकाना किसी और को दे दिए। और डायरेक्टर जो है वो प्राइवेट में कम से कम 2 चाहिए और पब्लिक में कम से कम 3 चाहिए, ठीक है, पब्लिक कंपनी में।
अब प्राइवेट कंपनी को कोई जरूरत नहीं है ऑडिट कमेटी बनाने की, ठीक है, ऑडिट कमेटी बनाने की, स्टेक होल्डर कमेटी, यानी कि किसी भी प्रकार की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जो है वो मैंडेटरी बनाना पड़ता है। प्राइवेट प्राइवेट कंपनी जैसे ही स्टार्ट होता है ये अपना काम शुरू कर देता है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है आरओसी से, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है कि दो फाइल करती है कंपनी, हर कंपनी क्या, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो होता है जो पब्लिकली बाहर कंपनी के पब्लिश्ड रहता है, लिखा रहता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है कंपनी की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का है जो इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें लिखा रहता है कि इंटरनली किस मेंबर को, किस पार्टनर, किस इंप्लॉय को कितना पावर दिया गया है। हो गया। पहले देखिए, पहले आपने देखा सोल प्रोप्राइटर, जिसमें देखा कि एक ही आदमी है, वही बिजनेस चला रहा है, छोटा सा दुकान है उसका, सब कुछ कर रहा है। यहाँ पे देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की थोड़ा सा बड़ा दुकान है, तीन चार लोग मिल गए, फैमिली के ही मिले हुए हैं, ठीक है इसमें, लेकिन अभी भी जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है वो एक फैमिली के जो हेड है। पार्टनरशिप में देखा कि बहुत सारे फिर आदमी आ जाते हैं अलग अलग प्रकार के, और सारे जो है इक्वली जो है वो शेयर कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रिस्क हो, चाहे लाइबिलिटी हो। फिर आए एलएलपी में, यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टनर्स तो हैं लेकिन लाइबिलिटी इनका लिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है। फिर हम आए कंपनी में, कंपनी में देखें कि अरे भाई यहाँ तो सब कुछ जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहाँ पे तो कंपनी है, यहाँ पे दो से ज्यादा भी रख सकते हैं, दो रखें प्राइवेट कंपनी में, और ज्यादा से ज्यादा 200, पब्लिक कंपनी में 7, और ज्यादा से ज्यादा जितना चाहे उतना आप मेंबर रख सकते हैं। डायरेक्टर आप रखिए 2 प्राइवेट कंपनी में, और पब्लिक कंपनी में 3। और ऑडिट कमेटी ये सब प्राइवेट कंपनी बनाती है, पब्लिक कंपनी ये सब नहीं, पब्लिक कंपनी बनाती है, प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती है कोई भी कमेटी। और ये भी देखा कि प्राइवेट कंपनी जैसे ही बनी वो अपना काम स्टार्ट कर दी, लेकिन पब्लिक कंपनी बनती है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ता है। और सब जितने प्रकार की कंपनियां प्राइवेट पब्लिक सब में एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो रहता है वो कंपनी के बाहर लगा होता है, जो कि सभी लोग पढ़ सकते हैं बाहर वाले। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बाहर वाले नहीं पढ़ सकते, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इसमें इंटरनल जितने मेंबर्स हैं सबके पावर्स ये सब लिखा रहता है। आगे आइए बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट कहता है कि वो इन्वायरमेंट जहां पे कंपनी सरवाइव करती है उसे कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल तो चलिए हमारा छोटा लेवल है, तो इंटरनली हम सब कुछ कर लेते हैं। एक्सटर्नल में दो प्रकार का लेवल आ जाता है। क्या? एक माइक्रो, माइक्रो मतलब जिसे हम आराम से थोड़ा सा देख सकते हैं, विजुअल है हमारे सामने, जैसे कस्टमर्स हो गए, ठीक है, कस्टमर हो गया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मार्केट हो गया, जो इंटरमीडिएट है, कंपटीटर्स, ये सब सारे क्या हम देख सकते हैं। और बहुत सारी चीजें जो हम नहीं देख सकते, जैसे बहुत दूर दूर पॉलिटिकल हो गया आपका, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया आपका, लीगल इन्वायरमेंट हो गया, तो ये सब जो है वो लार्ज स्केल पे होता है, तो इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या था। बिजनेस इन्वायरमेंट एक इन्वायरमेंट है जहां पे बिजनेस सर्वाइव करती है, वही कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट सराउंडिंग बिजनेस, ठीक है, ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है बिजनेस इन्वायरमेंट। आप देखिए, आप इंटरनल इतने सारे काम है, फिर एक्सटर्नली में कंपटीटर्स, उसके बाद पॉलिटिकल, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, डायनेमिक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वही रहेगा, कभी चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा कंज्यूमर हो गया, ठीक है, वो भी हमारा इन्वायरमेंट ही है, इन्वायरमेंट में ही आता है बाहर। तो अभी वो प्रीफर कर रहा है 10,000 यूनिट, हो सकता है कल किसी और चीज का ट्रेंड चले और वो मांगने लगे, तो डायनेमिक है, चेंज हो जाता रहता है बिजनेस इन्वायरमेंट। किस तरीके से आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगा कोई पता नहीं है, चेंज तो मल्टी फेसेटेड है। यहाँ पे हो सकता है वो चीज 10 रुपए मिल रहा हो, तो कहीं और अगर आप जाए तो वहां पे पता हो 5-6 रुपए मिल रहा हो। तो ये मल्टी फेसेटेड, इसका अलग अलग प्राइस जो है वो अलग अलग चीजों पे होता है। फार रीचिंग इम्पैक्ट है, बहुत दूर दूर तक इसका इम्पैक्ट है, आज यहाँ इतने तो कल उतना, ऐसे हो सकता है, फार रीचिंग इम्पैक्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का, क्यों जरूरत है? क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट से हम देखते हैं कि हमारी की जो डिमांड है वो कैसा डिमांड जो है हमारी कस्टमर कर रही है। तो क्या पता चला उससे, में अपॉर्चुनिटी पता चला कि हाँ हाँ मैं ये बनाना चाहिए, ये ट्रेंड है। थ्रीट भी पता चल गया, अरे यार मैं जो बना रहा हूँ उसका तो कुछ डिमांड ही नहीं है, ये तो थ्रीट है मेरे लिए, इसको बंद करो कुछ और स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट से, बिजनेस इन्वायरमेंट से बिजनेस ग्रो करने लगता है। कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट देख देख कर हम सीखते हैं, हमारा इमेज बिल्ड होता है, और कंपेटिटर्स को भी हम मीट कर लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं। अब देखिए रिलेशन जो है वो कैसा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट से। तो देखिए हम क्या करते हैं बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट में, हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, हमें इन्वायरमेंट से ही रिसोर्स मिलता है, और इन्फ्लुएंस और पावर दोनों मिलता है। इन्वायरमेंट से ही मिलेगा ना बिजनेस को, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को क्या करेगा? ये तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये चीजें होती है, क्या क्या होती है कि वहां से हम इंफॉर्मेशन हमें मिलता है इन्वायरमेंट से ही, देखते हैं रिसोर्स भी हम सामान भी लेते हैं तो सराउंडिंग से ही लेंगे, जाहिर सी बात है। पावर, इन्फ्लुएंस, सब कुछ जो है हमें सराउंडिंग से ही मिलता है, इन्वायरमेंट का मतलब ही सराउंडिंग होता है। तो ये सारे रिलेशंस है। अब ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू
इन्वायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कैसा रिस्पॉन्स होता है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वायरमेंट को देखकर अपना ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव ये सब सेट करती है। तो ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स हो गया। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर रहा है इन्वायरमेंट देखे। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट किया, तो ये कैसा ऑब्जेक्टिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। फिर कम्पिटिटिव, हम कम्पिटिटर्स को भी देख लेते हैं किससे, इन्वायरमेंट से। तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कंपटीशन। कलेक्टिव, कभी कभी क्या होता है कि दूसरे बिजनेस से भी जुड़ जाते हैं। जब हम देख रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट में एक बिजनेस ग्रो कर रहा है तो उससे जुड़ गए और आगे बढ़ गए। तो ये सारी जो है वो रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है, कंपेटिटिव रिस्पॉन्स है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करता है इन्वायरमेंट को देखकर, इन्वायरमेंट को देखकर कंपेटिटर्स को देखता है, इन्वायरमेंट को देखकर कंपेटिटर को बीट करने के लिए किसी से जुड़ भी जाता है। फिर देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग सिंपल यही है कि बिजनेस में आप जाते हैं और देखते हैं कि बिजनेस कैसे काम कर रही है इन्वायरमेंट में, और उसको मॉनिटर करते हैं। मतलब इन्वायरमेंट को चेक करना, ठीक है, वही होता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो स्कैनिंग जब चेक हम कर रहे हैं तो हमको क्या क्या मिलता है इन्वायरमेंट से। इवेंट्स, इवेंट्स मतलब कि जितनी फैक्टर्स हैपनिंग नॉन हैपनिंग ये सब हो रही है बाहर, जितनी भी चीजें वो इवेंट्स हो गई। उसी में से देखते हैं कि एक ट्रेंड निकल कर आता है। ट्रेंड मतलब कुछ ऐसा एक्शन होता है, कुछ ऐसा इवेंट होता है जिसमें हमको पता चलता है कि हाँ इन्वायरमेंट में ये चीज हो रही है। पहले तो इन्वायरमेंट की बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो हो गया इवेंट्स, कुछ हो रहा है जो वो इवेंट। उसी में से देख रहे हैं कि कुछ जनरल टेंडेंसीज है, ठीक है। कोई ऐसा चीज है जो टॉपिक है जो ट्रेंड है, मतलब उससे पता चला। हमें पहले इन्वायरमेंट को में गए हम, पूरा वो कॉम्प्लेक्स है उसको देखे, फिर उसमें से पता चला कि कुछ जो है रेलिवेंट चीजें हैं। अब उसी के साथ देख रहे हैं कि कुछ इश्यूज भी अराइज हुए हैं, ठीक है। द करेंट कंसर्न दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स एंड ट्रेंड। ट्रेंड तो है लेकिन कुछ इश्यूज भी होती है। मान लीजिए मैं इन्वायरमेंट में गया, देखा कि हाँ इन्वायरमेंट में ये चीजें मुझे बनानी चाहिए, फिर देखा कि हाँ इसके साथ ना हमारा ये प्रॉब्लम होगा, तो उन प्रॉब्लम को हटाएंगे। और फिर क्या करेंगे लास्ट में, डिमांड्स जो हमारे इंटरेस्टेड ग्रुप बनाएंगे उस चीज को हम ध्यान देंगे कि डिमांड इस चीज का क्या होगा। पहले हम इन्वायरमेंट में गए, देखे कि कुछ चीजें अराइज हुई है, उस चीजों को निकालें, फिर देखे उसके साथ प्रॉब्लम है, फिर सोचे कि उस प्रॉब्लम को हटा देंगे तो इसका डिमांड कैसा होगा इंटरेस्टेड पीपल के द्वारा, इसका डिमांड अब कितना है। तो इस चीजों को देखेंगे। तो ये सारी चीजें कहां से पता चलता है, इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं। तो क्या क्या पता चलता है, इवेंट पता चलता है कि बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसमें से ट्रेंड निकल कर आता है, उसके साथ देखते हैं कुछ इशूज भी अराइज हुई है। तो इशूज के हरा कर जो डिमांड है उसको टारगेट करके और हम उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगते हैं। तो उसे ही कहते हैं ये फैक्टर्स फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। ये सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशन, ये सब के थ्रू हम जान पाते हैं। अब देखिए एक आता है स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस क्या है कि बिजनेस एनालाइज कर रहा है कि मेरा पहले इंटरनल मेरा क्या प्रॉब्लम है, कितना ताकत है मेरा और कितना कमजोरी है इंटरनल, और बाहर में कितना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है। मतलब एक इंटरनल दिक्कत और एक बाहर दिक्कत, एक बाहर प्रॉफिट एक इंटरनल प्रॉफिट, ये चीज समझिए। तो एस डब्ल्यू यानी कि स्वोट का फॉल एस डब्ल्यू ओ टी, तो स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ वीकनेस ये दोनों इंटरनल चीजें हैं। स्ट्रेंथ मतलब कि जब आपके पास बहुत ताकत है, कैपेबल हैं आप, तो वो हो गया स्ट्रेंथ। आप इनकैपेबल हैं प्रोडक्शन के लिए या इन्वायरमेंट के प्रति, तो आप हो गया वो हो गया आपका वीकनेस। अपॉर्चुनिटी, जब आप फेवरेबल कंडीशन है आउटसाइड में, तो वो क्या होगा अपॉर्चुनिटी। अब जब इनफेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट में है तो वो हो गया अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, वो हो गया थ्रेट। स्वोट एनालिसिस समझ गए। स्ट्रेंथ वीकनेस ये दोनों जो है इंटरनल आपका कैपेसिटी है और एक नॉन कैपेसिटी है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, एक है आपका प्रॉफिट बनाने लायक जो कि इन्वायरमेंट से लेंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, थ्रेट भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो कि प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, थ्रेट्स उसको सोल्व करेंगे और क्या। फिर है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। अब देखिए अब कुछ स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स भी इन्वायरमेंट के प्रति बिजनेस करती है। जैसे यहाँ पे हम पढ़े थे कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पहला हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, कंपिटिटिव हो गया, कलेक्टिव। ऐसा रिस्पॉन्स जो है बिजनेस दिया कि हाँ हमको अगर बिजनेस ग्रोथ करना है ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। इन्वायरमेंट देखे, ऑब्जेक्टिव बनाए, कंपटीशन जो है उसको देखे, कलेक्टिव हम जो है किसी और बिजनेस से जुड़कर ग्रो किए। अब देख रहे हैं कुछ और भी रेजिस्टेंस है, और भी मतलब हमारा रिस्पॉन्स है जो हम कर देते हैं। कैसा रिस्पॉन्स, एक होता है लिस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। रिस्पॉन्स तो देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टिव और कम्पिटिटिव, लेकिन कैसे देते हैं, देखो लिस्ट रेजिस्टेंस कि धीरे धीरे दे रहे हैं, जो भी है वो हो गया, ठीक है। हम सिर्फ सरवाइव करने की सोच रहे हैं कि ठीक है हो गया ना, तो थोड़ा सा चलो कुछ ये डिमांड है तो थोड़ा सा धीरे से वो काम हम कर देते हैं और हमारा बिजनेस ग्रोथ हुआ। मान लीजिए कि सामने जो है हमारे को पता चला कि नेगेटिव होने वाला है मेरे बिजनेस में, तो थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेप ले लिए, थोड़ा सा लिस्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेप लिए और काम कर रहे हैं अपना गोल बनाकर, सिंपल गोल बनाए आराम से। प्रोसीड्स विद कॉशन, दूसरा क्या कि जितना प्रॉब्लम आया उतने उसी के हिसाब से हम चेंजेस लाए इन्वायरमेंट में और ग्रो कर रहे हैं। तीसरा क्या, डायनेमिक, थोड़ा सा प्रॉब्लम है तुरंत सब कुछ चेंज किए क्विकली और बहुत ज्यादा लेवल पे, और तुरंत जो है थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी में बदल कर हम काम कर रहे हैं। तो चेंजेस भी हम जो लाते हैं ना, रिस्पॉन्स जो देते हैं इन्वायरमेंट के प्रति कि ठीक है इन्वायरमेंट जो डिमांड कर रहा है
उसके अकॉर्डिंग हम चेंज तो होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे, फिर थोड़ा सा उसी के साथ होंगे और फिर उससे भी आगे निकल जाएंगे। यानी कि ऐसे ऐसे चेंजेस हम लाएंगे। आगे आइए, अब क्या है, अब है एक पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस समझते हैं क्या है कि माक्रो लेवल पे जो हम एनालिसिस करते हैं उसे कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। माक्रो लेवल मतलब बड़ा लेवल, जैसे कि ये देखिए, ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें हम क्या पढ़े कि लेवल हमारा दो होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल पढ़े थे। तो पहले आप इंटरनल को पढ़िए, ठीक है। इंटरनल, इंटरनल में क्या आएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा, आपका मिशन ऑब्जेक्टिव आएगा, आप अपना कल्चर देखेंगे किस हिसाब से हमें काम करना है, अपना रिसोर्स मैनेज करेंगे और फिजिकल रिसोर्सेज को हैंडल करेंगे। टोटल इंटरनल चीज जो है वो इंटरनल में आता है। लेकिन एक्सटर्नल में दो चीजें आती है, एक माइक्रो जो कि अभी हम देखेंगे यहाँ पे, और एक मैक्रो जो कि आगे देखेंगे। पेस्टल एनालिसिस में मैक्रो आता है। तो माइक्रो में क्या आता है, पहले कस्टमर, कस्टमर हमारा अपना होता है, उसको देखेंगे कि जो जो है वो सामान खरीदने वाला है हमारा, तो उसको हम टारगेट करेंगे, कैसा उसका नीड है, क्या है, सब देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे कि हमारे जो ओनर्स हैं, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सारे इंटरनल एक्सटर्नल्स हैं, मतलब माइक्रो लेवल पे है। अब आप सोचेंगे कि कस्टमर, कस्टमर तो बाहर ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस जहाँ पे सराउंडिंग में जिसमें है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। तो ये भी क्या हो गया, माइक्रो लेवल पे एक्सटर्नल में आएगा। मार्केट, हम मार्केट में जाकर देख रहे हैं क्या, मार्केट में हमारा क्या पोजीशन है, प्राइस कैसा हो रहा है, प्राइस हमें ज्यादा रखना है, कम रखना है। इंटरमीडियरी, कुछ हो सकता है किसी बीच में किसी आदमी को हायर करके, भाई तू मेरा सामान जो है पहुंचा दो, बेच दो, ये सब कर दो, तो इंटरमीडियरी। कंपेटिटर्स, ये भी एक्सटर्नल है लेकिन विजिबल है। माइक्रो मतलब विजिबल, मतलब बाहर ही है लेकिन विजिबल है, आंखों के सामने। कंपेटिटर जो कि उनको हम देखेंगे कि कैसा वो बना रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, उनसे हमको अच्छा बनाकर उनको बीट करना है। सप्लायर्स, जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनको भी देखेंगे कि वो अच्छे से हमको सप्लाई करे, अच्छे प्राइस पे सप्लाई करे। तो सब क्या हो गया हमारा माइक्रो लेवल पे। अब आइए मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल यानी बड़ा लेवल पे। तो बड़ा लेवल पे आता है पेस्टल। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशियो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल और ई फॉर इन्वायरमेंटल। अब आप कहेंगे कि ये चीज आप बोले ऊपर कि माइक्रो लेवल वाला जो विजुअल है और वो क्लोज है, और ये सारे क्लोज नहीं है। पॉलिटिकल कोई क्लोज थोड़े, पॉलिटिकल में क्या आ गया, पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको हमें देखते रहना है इन्वायरमेंट में, हम ये भी चेक करना है हमें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बना रहे, पॉलिटिशियन जो है वो हमारे हमसे खुश रहे, तभी तो अच्छे पॉलिसी बनाएंगे हमारे प्रति, कम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज अच्छा रहेगा तो हम ग्रो करेंगे। तो ये सारी जो है पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पता चलता है। दूसरा है ई फॉर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, हम मार्केट में कैसे रहेंगे, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट जो है वो कैसा रहे, इंटरेस्ट कम रहे हमारा, लोन अगर हम लेकर बिजनेस चला रहे हैं तो। स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर्स होनी चाहिए कि कोई स्पेशल इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक मतलब ओवरऑल खुद के बारे में सोचना और बिजनेस के सेल्स प्रॉफिट ये सब के बारे में सोचना, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी मतलब समाज के सोचना कि समाज क्या मांग कर रही है, कहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, हाँ वो ट्रेंड क्या है, उनका टेस्ट क्या है, कैसा ब्रांड वो लोग चाहते हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या है खरीदने का। मतलब सोशल मतलब सोसाइटी को चेक करना, ठीक है। लीगल, हम लीगली काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा सब कुछ लॉफुली हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई लॉ तो नहीं ब्रेक हो रहा है। सारे कुछ देखकर हम काम कर रहे हैं तो वो हो गया लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब टेक्नोलॉजी के अनुसार बनाना, अच्छे अच्छे इनोवेशंस लाना, ठीक है, और कोई यूनिक गुड्स बनाना। तो ये सारी चीजें जो है वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंटल में क्या गया कि जिस इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में हम प्रॉब्लम ना करें, अच्छे से काम करें, कोई भी हजार्स क्रिएट ना करें, हजार्स मतलब कोई भी डेंजरस चीजें ना लाएं, ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट में गलत पोल्यूशन ना फैले, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम ना कर ले, जो वेस्ट हम डिस्पोज करें बिजनेस से वो ज्यादा इन्वायरमेंट में ना जाए। तो ये सारी जो है वो पेस्टल एनालिसिस है। तो पेस्टल में समझ गए क्या हो गया, पी फॉर पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल हम पॉलिसी को देखेंगे कि हाँ पॉलिसी अच्छे से है कि नहीं, इन्वायरमेंट में ये सब कुछ हम चेक करते रहेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या चेक करेंगे कि हमारा मार्केट शेयर अच्छा है कि नहीं, हमारा प्रोफिशिएंसी बढ़ रहा है कि नहीं, हमारा सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं। सोशल में हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे उसका पॉपुलेशन है, कहाँ पे ब्रांड है, कहाँ पे डिमांड है, ट्रेंड है, ये सब कुछ देखेंगे। वहीं लीगल में हम देखेंगे कि अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, हम लॉफुली काम करेंगे। टेक्नोलॉजी में हम तो टेक्नोलॉजी लाएंगे, अच्छे अच्छे गुड्स बनाएंगे, क्वालिटी ऑफ गुड्स बनाएंगे और ज्यादा ग्रैब करेंगे इन्वायरमेंट। ये सारी चीजें हमको देखना है। अब इन्वायरमेंटल कुछ चीजें कि जिस इन्वायरमेंट में हम सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे देखेंगे कि रिसोर्स हम अच्छे से यूज कर रहे हैं कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो जा रही सोसाइटी को, कहीं ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं उनको दे रहे। तो ये सारी चीजें आती है इन्वायरमेंटल एनालिसिस में। अब आइए, इसी का जो है थोड़ा सा इसमें एक्सपांडेड फॉर्म है। जैसे डेमोग्राफिक डाल दिया, डेमोग्राफिक वही जो कि हम यहाँ पे देखे थे कि सोशल में भी आ रहा था डेमोग्राफिक, तो वही है कि हम एरिया को देखेंगे कितना पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक है, इनकम वहाँ पे कैसे है, मतलब पब्लिक को हम टारगेट कर रहे हैं। डेमोग्राफिक इकोनॉमिक रेफर्स करता है कि कहाँ पे आप सर्वाइव करेंगे, कहाँ पे बीट करेंगे सामने वाले को, ठीक है, आपका सेल्स कहाँ पे बढ़ेगा, ये सब कुछ है जो आप यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बिजनेस आप करते हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया, प्राइवेट, पब्लिक और मिक्स, तो ये सब कुछ आप करते हैं।
पॉलिटिकल में मैंने बताया कि सरकार का जो है वो रूल्स रेगुलेशन देखिए कि कैसा वो बना रहा है पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग हमको ही चलना भी होगा। सोशियो कल्चरल में मतलब सोशियो कल्चर मतलब ह्यूमन रिलेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ द सोशल इश्यूज, क्योंकि हम जो है हम अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं उनका कल्चर को तो मैं नहीं तोड़ दे रहा हूँ, जो रिलीजन ये सब फॉलो हो रहा है उनको तो नहीं ब्रेक कर रहा हूँ, ये सब कुछ सोशली देखना, मतलब सोसाइटी को देखना। और टेक्नोलॉजिकल में हमने देखा कि अच्छा टेक्नोलॉजी लगाना है, ठीक है, इनोवेशन लगाते रहना है, थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन इससे जो है टेक्नोलॉजी लाने से ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। और एक होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब सब सारे देशों में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इंटीग्रेट करके रखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऊपर जो पेस्टल एनालिसिस पढ़ा, इसी के सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे भी मैक्रो लेवल के ही है, यानी ये भी मैक्रो लेवल का ही था। ठीक है, आगे आइए। ये जो चैप्टर 3 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं आपको कहूंगा ना कि पास्ट के दो तीन 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 इसका जो है पास्ट ईयर पेपर्स देखिए आप, ठीक है, तीन पास्ट ईयर पेपर देखिए, प्लस पूरा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो देख लीजिए। आई थिंक ये काफी हो जाएगा, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 जिसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ पढ़ना है, तो आप देख लीजिएगा। बैक साइड में जो क्वेश्चन है वो पूरा कर लीजिएगा, और जो पास्ट के दो तीन है अटेम्प्ट देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बीसी के इतना कौन सा टाइम इसमें लगेगा, बीसी के इकोनॉमिक्स इजीली हो जाते हैं एमसीक्यू में। अब देखिए क्या होता है, बिजनेस बिजनेस की बात खत्म हो गई कि कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती है। अब आ गया कि गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी लाती है बिजनेस ग्रोथ के लिए, क्या क्या पॉलिसी लाती है। देखिए पॉलिसी तो वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है, यानी कि वैसा पॉलिसी, इकोनॉमिक मतलब क्या, जो इकोनॉमी के लिए किया गया हो, और इकोनॉमी का मतलब प्रॉफिट भी होता है, यानी पैसे के लेन देन वाला, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब जो इकोनॉमी में किया गया हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले फिजिकल पॉलिसी लाती है, वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड रहती है, जैसे क्या हो गया, एक्सपेंस जो वो कर रहे हैं, टैक्स फैक्स ये सब देखना, तो फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो लोग क्रेडिट ये सब मेंटेन करके रखते हैं, बैंक बैंक में चेक करते हैं गवर्नमेंट, तो इस सब से रिलेटेड जो पॉलिसी होता है उसे होता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी ऑफ क्रेडिट ये सब जो अवेलेबल ऑफ मनी ये सब इन इकोनॉमी में करवाना, मॉनेटरी पॉलिसी। और एक्सपेंस ये सब टैक्स फैक्स ये सब करवाना, तो फिजिकल पॉलिसी। एग्रीकल्चरल पॉलिसी जो एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पूरे फॉर्म्स सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म्स के यानी कि इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे, वो हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और वैसा पॉलिसी जो फॉरेन को इम्पैक्ट करे, फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस होता है, उसको इम्पैक्ट करे, तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये जो आप देख रहे हैं कि पॉलिसीज ऑफ द 50s एंड द 90s, वो सिंपल इसमें था कि पहले जो जो क्या था, मिड 50 में मिक्स्ड इकोनॉमी था, लेकिन उसके बाद जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट ला दिया गया। ठीक है, आगे आइए। ये जो है वो एमसीक्यू के लिए बहुत कंपलसरी है। ये देखिए चाणक्य जो थे वो क्या कौन सा पॉलिसीज लाए थे, तो ये चाणक्य लाए थे, अर्थशास्त्र अशोक लाए थे, पीस ऑफ पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मोनी, गुप्ता लाए पॉलिसी ऑन टैक्सेज, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये सब आया था, जमींदारी सिस्टम ये सब पॉलिसी था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे आया ये सब, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब सब कुछ पॉलिसी था। और भी पॉलिसी देखते हैं, तो और पॉलिसी अब देखेंगे तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। सरकार जो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाती है जो एक क्या करता है कि वो एक बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को बचाने के लिए एक बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कि जो पॉलिसी है ऐसा पॉलिसी सरकार लाती है जिससे कि रेस्ट्रिक्शन लग सके बिजनेस पे। पुट अ कर्व ऑन बिजनेस ग्रोथ लेस्ट इट शुड बिकम डिटर्मिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को अगर वो गलत कर रहा है, कंज्यूमर के साथ कुछ भी कर रहा है, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ऐसी पॉलिसीज लाती है सरकार जो कि रेस्ट्रिक्टिव होती है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करती है गलत पॉलिसी से। देखिए अगर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, अब रेगुलेटरी पॉलिसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सरकार हमेशा लाती रहती है, जैसे सेबी हो गया, वो रेगुलेटरी बॉडी है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो हो गए, तो वो भी एक पॉलिसी है, सरकार ही बनाई है। तो ये गवर्नमेंटल पॉलिसी जो हो गया वो लॉफुली काम करवाता है, किससे, बिजनेस से। रेगुलेटरी हो गया, मतलब ये बिजनेस को हेल्प करता है लॉफुली काम करने में। फैसिलिटेटिव, बिजनेस को फैसिलिटेट करता है कि आप आगे जाइए, मान लीजिए कि बिजनेस है वो डिजोल्व हो रहा है, तो उसको पैसे देकर आगे पहुंचा देगा कौन, कुछ पॉलिसी सरकार लाती है, वो तो पॉलिसी एक तो लाती है कि कुछ गलत आप कर रहे हैं तो आपको रोक देगा, ऐसा पॉलिसी। फिर आता है एक कि आपको लॉफुली काम करना है, इधर उधर नहीं करना है। फिर लाता है फैसिलिटेटिव कि आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा सरकार आगे जाने के लिए। फिर होता है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट भी करेगा सामने वाले से। अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस आया विदेश से, ठीक है, और आपको वो इम्पैक्ट डाल रहा है, तो सरकार जो आपको प्रोटेक्ट कर देगी उसके इम्पैक्ट से, आपके जो है इंसॉल्वेंसी ये सबसे प्रोटेक्ट कर देती है, बचा देती है आपको। तो इस प्रकार का जो है वो रोल जो है सरकार जो है वो अपने पॉलिसी के थ्रू करती है। कैसा, एक तो रेस्ट्रिक्ट कर देती है कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो रुक जाइए, सही आप काम कर रहे हैं कि नहीं वो रेगुलेटरी में आ गया, ठीक है, आपको नहीं काम हो रहा तो मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, या फिर आपको मैं प्रोटेक्ट भी करूंगा किसी चीज से इम्पैक्ट पड़ता है तो, ताकि आप आगे जा सकें।
जैसे अब इसी प्रकार के कुछ जो है वो पॉलिसी आया था 1991 में, जिसको कहे थे एलपीजी पॉलिसी। इसमें क्या किया गया कि पहला लाया गया लिबरलाइजेशन। ये भी एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया कि सरकार जो है वो लाइसेंस ये सब हटा दे रही है बाकी के बिजनेस से, ताकि बिजनेस जो है वो अपने आप से काम करे और ग्रो करे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। सरकार बोला कि ठीक है, कुछ बिजनेस जो सरकारी है मैं वापस ले लेता हूँ, उसको प्राइवेट कर देता हूँ, अब आप लोग ग्रो कीजिए। ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या था कि जो लाइसेंस वाइसेंस था, सरकार का रेस्ट्रिक्शन था कुछ कंपनी पे, तो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। प्राइवेटाइजेशन मतलब सीधे प्राइवेट बना दिया पब्लिक कंपनी को। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल बना दिया। जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन से आने वाले, वो सब हटा दिया और बोला कि ठीक है ग्रो कीजिए। तो ये 1991 में हुआ था। क्या क्या हुआ था? पहले तो कि अपना जो लाइसेंस हटाया कंपनी से, कि मैं लाइसेंस हटा देता हूँ ताकि ये कंपनी जो है आराम से बिजनेस जो है वो काम कर सके। सरकार पहले लगाती थी कि तुमको इतना मुझे देना ही देना है, तो भाई उसका प्रॉफिट होगा तभी तो देगा, तो प्रॉब्लम होता था बिजनेस को, तो सरकार जो है वो लाइसेंस हटा ली, कहीं जाओ तुम कमाते रहो। प्राइवेट कर दी बहुत सारे सरकारी, अब चीजों में देखिए काम नहीं होता, तो इसलिए प्राइवेट कर दी सरकार। प्राइवेट कर दी तो लोग मेहनत से कर रहे थे उसमें काम। और ग्लोबलाइजेशन कर दिया, मतलब बाहर के बिजनेस को भी आने दिया। तो जब आप प्राइवेट करता है कोई बिजनेस को, तो कितनी तरह से सरकार प्राइवेट कर सकता है। देखा डेलीगेशन, डेलीगेशन मतलब नीचे वाले को पावर दे दिया कि लो भाई तुम, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही रहेगा, लेकिन काम जो है वो तुम लोग करोगे। ठीक है, लो तुम लोग अपना काम करो, कुछ भी दिक्कत होता है तो हम सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखना और काम को बाहर भेज देना। डाइवेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो है एक बिजनेस में है आपका, उसको आप सेल कर दीजिए। ठीक है, मतलब मेरा मान लीजिए कि मैं सरकार जो है वो, सरकार एक कंपनी चला रही है, तो सरकार ने मेजोरिटी ऑफ स्टेक दे दी प्राइवेट को, तो वो क्या हो गया? डाइवेस्टमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी जब ग्रो करने लगती है तो सरकारी कंपनी अपने आप ही बंद हो जाती है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक आया तो दूसरा चल गया। फिर होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ पब्लिक इंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टी। पब्लिक से, सरकारी चीज है उसको प्राइवेट को तो थोड़ा सा दे दिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जैसा ही है, तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब आइए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन रूल क्या है। कह रहे कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसको लिबरल कर देना चाहिए, यानी उस पे से लाइसेंस हटा दीजिए, थोड़ा सा उनको आराम कर दीजिए। तो ये डबल रूट है कि फॉरेन वाला अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, तो दो रूट है, एक तो अटोमिक रूट है, एक अप्रूवल रूट है। अप्रूवल रूट मतलब अप्रूवल लीजिए सरकार का, एक अटोमिक रूट आइए हो जाएगा। एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। क्या सारे सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेम है? मान लीजिए कोई फॉरेन वाला अगर मेरे पास इन्वेस्ट करता है तो उसको मिलता है 1 लाख रिटर्न, कहीं और करता तो हो सकता है मिलता 2 लाख रिटर्न। तो ये यूनिफॉर्म जो है नहीं होता है एफडीआई। ठीक है। अब इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब कुछ जो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जो बाहर वाले, तो हो गया इनवर्ड। आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आप यहाँ से विदेश में कर रहे हैं, तो आउटवर्ड हो गया। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं आकर थोड़े टाइम के लिए। क्यों करते हैं इन्वेस्ट? ताकि जो है वो अच्छे से बिजनेस काम कर सके और वहां की जो है रिटर्न जो है वो स्ट्रांग मिले। ठीक है, इस चीज के लिए। अब कुछ वेरिएबल्स से जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को, पूछ रहा है कि जीडीपी कैसा होना चाहिए बताइए बिजनेस में। जीडीपी भाई हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, ये बताता है कि आपके पास प्रोडक्शन हाई है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई क्या ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, और कम भी नहीं होनी चाहिए, तो ये मॉडरेट होनी चाहिए। जो टैक्स लगता है बिजनेस पे, वो कैसा होनी चाहिए? क्या ज्यादा या मॉडरेट? लोअर होनी चाहिए। टैक्स कम लगेगा तो बिजनेस अच्छे से काम करेगा। ठीक है, बहुत लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने लोन लेकर बिजनेस शुरू किया, तो इंटरेस्ट अगर वो मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा तो मैं बिजनेस थोड़े चलाऊंगा, तो वो जो इंटरेस्ट कम उसे लेना चाहिए। एक्सचेंज, एक्सचेंज जो मॉडरेट होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मैन पावर, ये सब होनी चाहिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो इंसेंटिव है, ये सब कुछ जो है वो मॉडरेट होनी चाहिए। बढ़ लिया, आगे है ये कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेनर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते, लॉटरी बिजनेस नहीं, यहाँ पे आके गैबलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे आके चीट फंड नहीं, यहाँ पे निधि कंपनी नहीं, यहाँ पे आके वो एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाएंगे। अगर उनको करना है तो हॉर्टिकल्चर करें, फ्लोरिकल्चर करें, यानी फूलों वाले काम करें, एनिमल हस्बेंड्री करें, ये सब कुछ उनको करना है करना, यानी कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि थोड़ा सा हटके हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसे कह देते हैं कि वो प्रोहिबिटेड नहीं है। बाकी एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड है। आप यहाँ आकर हाउसिंग और रियल एस्टेट वाला काम नहीं कर सकते, डेवलपमेंट या ट्रांसफर ऑफ राइट नहीं करेंगे, और ड्रग्स जैसी चीजें कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये सारी जो है वो जो बिजनेस एक्टिविटीज, ये सब बैन है किसमें? जब फॉरेन जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करता है तो हम उसको बैन करते हैं। ये क्या है? विंड्स ऑफ चेंज
इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन इन इंडिया, मतलब लिबरलाइजेशन कैसे चेंज हुआ, भाई वही था कि सरकार ने लाइसेंस ये सब हटा दिया था, तो वैसे ही हुआ था। ठीक है, आगे आइए। प्लानिंग कमीशन जो है वो नीति आयोग को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, मतलब देखिए चेंजेस तो आते रहते हैं पॉलिसी में। तो प्लानिंग कमीशन पहले था, वो नीति आयोग अब बन गया। ब्रिक्स, ब्रिक्स वाला का फुल फॉर्म क्या है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। इसमें क्या होता है, ब्रिक इज द ग्रुप कंपोज्ड ऑफ द 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत ग्रो कर रही है, ये पांचों देश ब्रिक्स। द फॉरेन इन्वेस्टर प्रमोशन बोर्ड वाज नेशनल एजेंसी अबलिश्ड ऑन 24 मई 2020। ये सारे एमसीक्यू के लिए और कुछ नहीं, हालांकि ये वाला तो आएगा भी नहीं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है। ऊपर आप पढ़े थे कि बिजनेस को जो है वो हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो कैसे प्रोवाइड करेगी, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो पैसे नहीं देगी किसी बिजनेस को, लेकिन फिर भी जो है उनको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी। कुछ कुछ बिजनेस है जो पैसे देगी और ग्रोथ करवाएगी। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है ग्रोथ करने के लिए यानी फैसिलिटेट करने के लिए बिजनेस को सरकार कभी कभी पैसे देती है, कभी कभी पैसे नहीं देती है, फिर भी सपोर्ट करती है। अब देखिए बिजनेस फैसिलिटेटर तो ये है ही, बिजनेस को हेल्प करता है आगे जाने में। कौन, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस। तो आगे जाने में तो बिजनेस फैसिलिटेटर है ही। इसमें क्या होता है, करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, ये सब कुछ जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर आता है। यहाँ पे बात हम करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो कैसे 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 सपोर्ट लेता है सरकार से। तो एक तो हो गया कि पैसा देकर सरकार कर देगी, ठीक है, हमारे बिजनेस को, या फिर बिना पैसे दिए भी कर सकती है। तो पहले हमें थोड़ा सा करेंसी के बारे में देख लीजिए। क्वालिटेटिव जो बिजनेस बैंक में होता है वो उसमें आता है सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट। क्वांटिटेटिव हो गया रिपो रेट एंड रिवर्स रिपो रेट। आगे आइए, रिवर्स रिपो रेट जो रेट पे बैंक जो है वो बड़े बैंकों को देती है, जैसे आरबीआई को देगी इंटरेस्ट, और वो छोटा जो आदमी से जो इंटरेस्ट लेती है उसे कहते हैं रेट रिपो, और जो वो खुद देती है वो रिपो रेट। मतलब समझ गए कि सरकार जो बड़ी कंपनी आरबीआई है वो पैसे देती है बैंक्स को। बैंक्स पैसे किसको देगी, लोन, लोन देगी सामने वाले आदमी को। तो आदमी एक तो कि आदमी को इंटरेस्ट देना है, बैंक को देना है, और वो बैंक को इंटरेस्ट देना है आरबीआई को, क्यों, क्योंकि आरबीआई उसको बहुत कुछ प्रोवाइड किया है। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है जो डिपॉजिट है बैंक में, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, ये बताता है कि कितना हमारा एसेट्स है, ठीक है, और कितना हमारा उससे रिलेटेड लायबिलिटी है। बैंक रेट क्या है, रेट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल को अप्रूव करती है और पैसा मतलब दे देती है, ठीक है। रिपो रेट, रिपो रेट हो गया मतलब कि वो रेट जिसपे आरबीआई से पैसा लेता है कौन, बाकी बैंक्स, दे आर एट विच बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से लिए, और उसी के रिवर्स में उनको इंटरेस्ट भी देना है आरबीआई को, तो इसी को कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। अब आइए यहाँ पे कि कुछ कुछ बिजनेस है कैसे हेल्प करती है सरकार। एक तो हेल्प करती है पैसे देकर, एक बिना पैसे देकर। पहले देखते हैं बिना पैसे देकर। अब आरबीआई पहला टॉपिक पढ़ेंगे। कहेंगे कि हाँ आरबीआई तो बैंक है, ये पैसे देकर सपोर्ट नहीं करता। नहीं, देखिए कैसे सपोर्ट करता है, ये इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है। एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 में। नेशनलाइज हुआ 1949 में। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे हैं। सेंट्रल ऑफिस जो शिफ्ट हुआ 1937 में। ये सब कुछ है। इसका काम क्या है, इसका काम है कि वो इस करेंसी इशू करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स इसको देना रहता है। सारे बैंकों का बैंक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रिजर्व को देखता है फॉरेन एक्सचेंज को। क्रेडिट कंट्रोलर है, उसको देखता है क्रेडिट कितना है। प्रमोशनल फंक्शन, फंक्शन में हेल्प करता है कौन, आरबीआई, क्योंकि ये हेड है तो हेल्प करेगा ही। पब्लिकेशन ऑफ डेटा में भी हेल्प करता है। अब भाई 0% इज इक्वल टू 100 क्या है, बेस ये तो वही बात होगी कि परसेंटेज मतलब 100। आगे आइए, द सिस्टम ऑफ नोट इशू इन इंडिया इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस। मतलब कि वैसा सिस्टम जिसमें नोट इशू होती है इन इंडिया इज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सिस्टम ऑफ नोट इशू इन इंडिया इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और देखिए गिल्ड एज्ड मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट, मार्केट में जो गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज है उसी को कहते हैं। मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड गिल्ड एज्ड। हो गया, आगे आइए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी क्या है आपको भी पता है,
एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है बिजनेस को और स्टॉक से रिलेटेड कंपनी को एस्टेब्लिश हुआ था इस तरह के। ये सब तो एमसीक्यू वाला है, ठीक, ये देखने की चीज़ है कि रीजनल ऑफिस कहाँ है, चाइना में, चेन्नई में है, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न कोलकाता और वेस्टर्न अहमदाबाद, ये सारी जगहों पे जो है वो इसका ऑफिस है। मैनेज कौन कौन करता है सेबी को, ये देखिए, ये बहुत जरूरत है, एमसीक्यू इससे रिलेटेड आता है। 9 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन होता है, 7 मेंबर्स नॉमिनेटेड रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक जो है वो नॉमिनेटेड रहता है आरबीआई से। इतने सारे मेंबर्स होते हैं। और इससे ये हेल्प क्या करता है सेबी किसके प्रति, ये हेल्प करता है सिक्योरिटीज में, इन्वेस्टर्स को, मार्केट इंटरमीडिएट सबको लीगली काम करने में हेल्प करता है, मतलब देखता रहता है। आगे आइए फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन है खाली लेजिस्लेटिव, याद रखिए काम हो जाएगा, क्यों, एल ई जे, एल से लेजिस्लेटिव, ई से एग्जीक्यूटिव और जी से मान लीजिए जुडिशियल। तो क्वासी पहले तो हो गया, क्या हो गया, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब यहाँ पे आप रूल्स रेगुलेशन लाएं, कैपेबल है उसको बनाने के लिए, तो ये क्या हो गया, लेजिस्लेटिव। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो है जो आप बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट कर देगा, इनएक्ट कर देगा। और जो जुडिशियल है वो चेक करेगा, इन क्या करेगा, वो रूल्स पास करेगा, रेगुलेशन पास करेगा, कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे उस पर सब कुछ करना है, ठीक है। तो पहले तो वो बनेगा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन उससे रूल्स एंड रेगुलेशन जब वो जुडिशियरी बनाएगा। अपील प्रोसेस क्या है, द फर्स्ट अपील इज टू बी मेड टू अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ इतना लिखिएगा, पहला अपील जो है वो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को होता है। आगे आइए, कुछ और एक्ट पढ़ते हैं। सेबी पढ़ लिए आप कि सेबी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस के लिए बनाया जाता है। सेबी इस तारीख को आया, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, कुछ आरबीआई से भेजा जाता है, कुछ चेयरमैन होते हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है, ठीक है। फंक्शंस भी हमने देख लिया कि रूल्स बनेगा पहले सेबी में। सेबी का मतलब ये है कि वो रेगुलेशन देखता है, तो पहले रूल्स बनाएगा, फिर एक सामने वाला एग्जीक्यूट करेगा, एक लॉफुली उसको चेक करेगा। अब आइए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्यों बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसलिए बनाया गया ताकि जो कंपटीटर्स है वो एक दूसरे को बीट ना कर दे। जैसे आज हम सोचते हैं ना कि 250 में जो है वो एयरटेल की रिचार्ज हो रही है, काश जो है वो इसको 100 रुपए कर दे और जियो जो है वो 250 का 250 ही रह जाए और ये हो जाए 100 रुपए। तो देखिए ये कंपटीशन एक्ट क्या कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको एक मॉडरेट प्राइस से नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपटीशन कमीशन किस चीज के लिए आया था, कंपटीशन को भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए कंपटीशन एक्ट 2002 आया था, उसी का है, इसी का पार्ट है ये भी। तो 2002 जब आया तो इसमें क्या क्या बोला गया, एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय इंटरप्राइजेज, ये सब कुछ होता रहता था, ठीक है। तो ये सब होता है तो एकदम अजीब हो जाता है, बिजनेस का जो इंडस्ट्री है उस पर अलग प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि बहुत सारे आ गए यहाँ पे बिजनेस वाले, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कितने कम में बेच रहा है, ये वो बड़ा जो है वो छोटे को नहीं ग्रो करने दे रहा बिजनेस को, तो ये सारी चीजों को बंद करने के लिए आया कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन को देखता है। कंपटीशन कमीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पहले ये सोचिए। पहला तो यही ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। दूसरा बात कि कंपटीशन मार्केट में अच्छे से बढ़ाए, मेंटेन करके रखे, कंज्यूमर को मत भड़काए, उनका इंटरेस्ट बचा कर रखे और फ्रीडम रहे ट्रेड का, कोई भी आए और आराम से बिजनेस करे, ये ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए कंपटीशन कमीशन एक्ट का। आगे आइए, आगे करें सीसीएच, बिजनेस फैसिलिटेटर। अभी बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करेगा, बिजनेस को ऐसे फैसिलिटेट करेगा क्योंकि इसका ये हेल्प करता है कंपटीशन ये सबको डाउन करने में। तो जब कंपटीशन ये सब डाउन करने में हेल्प करेगा, अनफेयर प्रैक्टिस को स्टॉप करेगा, तो सामने वाले बिजनेस जो है वो अपने आप ही आगे जो है बढ़ जाएगी। यहाँ पे कोई जो है वो डोमिनेंट का यूज नहीं कर पाएगा, किसी को दबा नहीं पाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपटीशन होती है डायरेक्ट कंपटीशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो वैसे दो मार्केट के बीच में कंपटीशन जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कंपटीशन। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 साबुन वाले, इनडायरेक्ट कमीशन मतलब जब एक बिजनेस और दूसरा बिजनेस दोनों अलग हो तो उसे कहते हैं क्या है, इनडायरेक्ट कंपटीशन। जैसे समोसे वाले को दिक्कत हो रही है नारियल वाले से, तो इनडायरेक्ट कंपटीशन, दोनों का सामान अलग अलग है, हो गया। आगे आते हैं, अब ये सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग बिजनेस को, से भी पैसे प्रोवाइड कर रहा है थोड़ी ना बिजनेस को, आरबीआई पैसे थोड़े प्रोवाइड कर रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई देख रहा है करेंसी कितना है, कैसे कैसे हमको लोन जो है नीचे वाले बैंक को देना है, वो बिजनेस को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आरबीआई ये भी जो है इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है बिजनेस को विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अमाउंट। वैसे ही कंपटीशन कमीशन ने कोई पैसा थोड़े दिया, लेकिन बिजनेस में हेल्प किया ना कंपटीशन वालों को।
तो वैसे ही आया एक इंश्योरेंस वाला। ये भी बिजनेस जो है ना, उसमें पैसे नहीं देता है, ये हेल्प करेगा बिजनेस को। इंश्योरेंस इंश्योरेंस लेते हैं ना लोग, बिजनेस का भी इंश्योरेंस लिया जाता है। जैसे स्टॉक का मैंने करवा दिया इंश्योरेंस कि हाँ हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा तो पैसे दे देना, तो इंश्योरेंस वाला हो गया। तो इसको भी चेक करने के लिए एक अथॉरिटी होता है, ठीक है, जो कि बिजनेस को हेल्प करता है ग्रो करने में। कॉन्स्टिट्यूट होता है ये डीए एक्ट 1999 के अंदर। और इंश्योरेंस कंपनी एफडीआई फॉर इंश्योरेंस कंपनी इज 74%। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें 74%। ये जनरली किस चीज के लिए काम करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ये काम करते हैं ताकि जिसने इंश्योरेंस लिया हो उसका इंटरेस्ट जो है वो सही सही काम करे, बिजनेस से अगर लिया गया है तो बिजनेस आगे जाए। अगर किसी स्टॉक जो है, कोई स्टॉक का इंश्योरेंस करवा के रखा था और उसका स्टॉक जो है वो लॉस्ट हो गया, तो उससे को पैसे, उसको जो है वो हेल्प कर सके आगे जाने में, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेगुलेटरी है ये देखेगा कि अब लीगली काम कर रहे कि नहीं, रेगुलेट करेगा, आपको रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इस ये क्या करेगा कि सामने वाले जो हैं, जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इंश्योरेंस उनके इंटरेस्ट को बचा कर रखेगा, उनको सब कुछ नॉलेज देगा। चेंजेस भी अगर रहेगा तो चेंजेस भी अलाउ करने के लिए आपको कह देगा। अब इसमें होते कितने कितने हैं, चेयरमैन एक होगा, चेयरमैन 5 फुल टाइम एंड 4 टाइम मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 4 और 5 जो है वो फुल टाइम वर्कर होंगे, किसमें, इंश्योरेंस रेगुलेशन में। इसका काम सिर्फ इतना ही है कि जो इंश्योरेंस लिया है उसका आप जो है वो फैसिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार काम करवाएं, क्योंकि रेगुलेटरी यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है। अब IRDAI जो है बिजनेस को कैसे हेल्प करती है भाई, बिजनेस को वो ऐसे हेल्प करेगी कि आपने स्टॉक जो है, इंश्योरेंस पहले तो आपने लिया अपने ऊपर, इट्स अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर, ठीक है, हमने इंश्योरेंस करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि IRDAI डिसेमिनेट्स, क्या डिसेमिनेट्स a lot of information for the benefit of policy holders and also for educating the general public about the advantage। हाँ, बिजनेस को इस तरीके से हेल्प करती है कि आती है, बताती है कैसे कैसे आपको आगे जाना है इंश्योरेंस में, कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, ये सब कुछ बता देगा। कौन, आपका IRDAI। अगला है नाबार्ड। अब देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इधर जितने हम देखें ये नहीं देखे कि डायरेक्टली जो है वो पैसा दे रहा है सरकार को, जैसे कि हम यही देखा इंश्योरेंस, तो पैसा नहीं दे रहा है ये किसी को, बिजनेस को, लेकिन ये हेल्प कर रहा है कि आप ये रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टर है वो ऐसे से बचेगा, तो पैसे थोड़े दे, कोई मुझे कहेगा कि हाँ उधर से न जना गिर जाओगे, तो मैं उसको पैसे थोड़े दे रहा हूँ, नहीं। तो वैसा ही होता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, सारे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, कंपटीशन को हम बता देते हैं। तो ये क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट के लिए नहीं हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हम किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो गया कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। मतलब RBI जो नोट्स ये सब जो है मेंटेन करके रखती है, देखती है, नीचे वाले बैंक को देखती है, बिजनेस को नहीं देखती है, सब कुछ देखती है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये हो गया RBI। सेबी हो गया, जो कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कह दीजिए, जो कि काम करता है, रेगुलेट करता है कि हाँ सब कुछ जो स्टॉक के काम में हो रही है अच्छी से कि नहीं हो रही है। IRDAI जो है वो भी जो है वो नॉन फंडिंग है, वो भी देखता है कि जो है वो अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई अगर इंश्योरेंस ले रखा है बिजनेस में तो उसको सही से प्रोवाइड करें, इंटरमीडियरी को सही से उसे मिलवाएं, ये सब कुछ। नाबार्ड जो है वो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, इसको ये सब रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, सीधे चुपचाप आएगा, एग्रीकल्चरल इलाके में जाएगा, पैसा देकर बिजनेस उनसे खुलवाएगा तो चला जाएगा। ये हो गया नाबार्ड। नेक्स्ट क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या है, ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जो पैसे प्रोवाइड करता है छोटे बिजनेस को हेल्प करने में। और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। पॉलिसी प्लानिंग ये सब में हेल्प करता है, ठीक। मेंबर ऑफ द अलायंस है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है इसमें। लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने छोटे छोटे बिजनेस है सबको ये पैसे देती है, समझ गए, पैसे देती है। फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, नॉन फंडिंग नहीं है, तो ये पैसे देती है और उनको हेल्प करती है आगे जाने में। आगे आइए, ये क्या है, इनिशिएटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, बिल्कुल ये सबसे क्या होता है इनिशिएटिव जो ये लेता है नाबार्ड, मतलब ये जो बैंक है वो खुलता है एग्रीकल्चर ये सबको हेल्प करने के लिए, छोटे छोटे जो है रिक्वायरमेंट होते हैं गांव में उसके लिए।
तो जब ये बना है तो उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, फार्मर क्लब बन जाता है उसी के कारण। यह सब कुछ बनता है नाबार्ड में काम करने के लिए। ट्रीज बेस्ड ट्राइबल कम्युनिटीज, ये सब कुछ मतलब एक साथ आकर जो है इसका बेनिफिट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए IFCI वाज इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक, लेटर कन्वर्टेड इनटू NBFC। अब ये भी क्वेश्चन आ जाएगा MCQ में कि कब IFCI जो NBFC में चेंज हुआ था, 1948 में हुआ था। ICICI and IDBI were also started as development bank and were converted into commercial bank। ये भी एक एग्जांपल है कि पहले जो था डेवलपमेंट था कमर्शियल हो गया। चलिए इतना बोरिंग नहीं करेंगे क्लास, और लास्ट चैप्टर पे आते हैं। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज कि कुछ कुछ टर्म्स है। आर्बिट्रेज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आर्बिट्रेज मतलब तुरंत परचेज किए तुरंत सेल किए, जो प्रोडक्ट कमोडिटीज है हमारे दो उसको, तो उसको क्या कहते हैं आर्बिट्रेज। परचेज किए सेल किए। ब्रेक इवन पॉइंट वैसा पॉइंट जहाँ कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है हमारा, कोई लॉस नहीं हो रहा है। बजट कोई भी कॉस्ट फोस्ट जो भी हमारा टर्म्स है उस सबको अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख देते हैं तो हो गया बजट। बेस प्राइस, बेस प्राइस मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो होता है, मतलब एक दिन का, मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हो गया बेस प्राइस। क्लोज प्राइस जो एट द एंड ऑफ द डे मतलब लास्ट में ट्रेड कर रहे हैं, और फाइनल प्राइस जो होता है वो होता है क्लोज प्राइस। बोनस, बोनस जो आप एक्स्ट्रा शेयर देते हैं फ्री में उसे कहते हैं बोनस। स्टॉक स्प्लिट जो स्टॉक बहुत आपका बड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर मतलब तोड़कर अलग अलग कर देते हैं तो उसे कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। कैपिटल गेन्स यील्ड परसेंटेज में दिखा देना यील्ड होता है, यानी कि द कैपिटल गेन ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय बिगिनिंग प्राइस, तो ये क्या हो गया कैपिटल गेन यील्ड हो गया। कमर्शियल पेपर क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है जिससे लार्ज फर्म जो है वो ले लेती है पैसे, जो कि है 1 लाख और मोर। कमोडिटीज मतलब वो चीजें जो हम बेचने के लिए अपने ट्रेड करने के लिए लाते हैं अपने बिजनेस में, से कमोडिटीज। कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज वैसे सिक्योरिटीज जो कि कन्वर्ट हो जाती है बाद में, उसे कहते हैं कन्वर्टिबल। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या है, एक लॉन्ग टर्म लोन है जो कि हम लेते हैं एसेट या फिर कुछ और को सिक्योर करके, विच इज नॉट सिक्योर्ड बाय, ओह फिजिकल एसेट्स और कोलेटरल से सिक्योर नहीं होता। डिबेंचर मतलब हम अपना एक पेपर होता है जो कि हम या इंस्ट्रूमेंट कर दीजिए प्रोवाइड करते हैं, और एज ए लोन हम पैसे ले लेते हैं, तो हो गया डिबेंचर जिसको हमें रिडीम करना पड़ता है बाद में। डिफेंसिव स्टॉक, डिफेंसिव स्टॉक वो स्टॉक होता है जो कि कांस्टेंट डिविडेंड आपको प्रोवाइड करता है, मतलब आपका लॉसेज नहीं होने देता, वो डिफेंसिव स्टॉक होता है। वैसा स्टॉक इनकम स्टॉक, अ सिक्योरिटी व्हिच हैज अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड, जो कि एकदम डिविडेंड देने में माहिर है उसे इनकम स्टॉक स्टॉक कहते हैं। लिस्टेड स्टॉक जो सेबी में लिस्टेड है वो लिस्टेड स्टॉक। लिक्विडेशन मतलब एंड ऑफ बिजनेस, एंड ऑफ फर्म, एंड ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है, सारी एक्टिविटी जब खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन। आगे और भी बढ़े। बुल मार्केट वैसा मार्केट जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकता है। बियर मार्केट जहाँ पे प्राइस आपको लगता है कि इस मार्केट में गिरने वाला है। बदला किसी भी चीज को जब आप एक ट्रांजेक्शन को दूसरे ट्रांजेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे ब्राउट फॉरवर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते थे, कैरी फॉरवर्ड करके फिर BF लिख देते थे, CF जनरलिटी के नीचे, और अगले पेज पे लिख देते थे BF, वो हो गया बदला मतलब अगले में ले जाना। आस्क एंड ऑफर, तो आस्क एंड ऑफर क्या कहते हैं कि जो सेलर जो लोवेस्ट प्राइस पे बेचना चाहता है, कह रहा है कि इससे कम हम देंगे नहीं, तो वो हो गया आस्क और ऑफर। बीड, बीड हो गया हाईएस्ट प्राइस कि मैं इतना ही दूंगा, एक बायर जो जब कह देता है कि मैं इतना ही दूंगा, हजार से ज्यादा इतना दूंगा, तो हो गया बीड। बेटा, बेटा क्या है, ये स्टॉक प्राइस जो है, और जो हम एक तो हो गया स्टॉक प्राइस जो आपके पास है, और एक वो प्राइस जो कि स्टॉक का जो घूम रहा है बाजार में, यानी कि दोनों के प्राइस को डिटरमाइन करना, मेजर करना और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना बेटा कहलाता है। मतलब एक स्टॉक मेरे पास और भी स्टॉक्स हैं जो मार्केट में, दोनों को कंपेयर हम कर रहे हैं। बुक क्लोजर जब हम किताब बंद कर देते हैं कोई भी एक पीरियड के बाद, तो उसे कहते हैं बुक क्लोजर। बास्केट ट्रेडिंग मतलब तीनों स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स जब बिक जाता है तो उसे कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग इज एन फैसिलिटी बाय विच इन्वेस्टर्स आर इन अ पोजीशन टू बाय और सेल ऑल 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स, तीनों 300 स्क्रिप्ट्स ऑफ सेंसेक्स बेच देता है बास्केट ट्रेडिंग। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसपे एक से दूसरे करेंसी जो है एक्सचेंज होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द टोटल वैल्यू इन रूपी ऑफ ऑल कंपनी आर ऑफ ऑल कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, वैल्यू इन रूपी, किस चीज का, जितना भी ड्यू शेयर्स है उन सब का रूपी में कितना वैल्यू हो रहा है उसको कहते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब कि जो आपका शेयर प्राइस है उसको आप अर्निंग से डिवाइड कर देंगे तो, या प्रॉफिट से, तो वो हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो। मतलब कितना आप अर्न कर रहे हैं पर शेयर, तो शेयर बाय अर्निंग। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड है
एक पूल ऑफ मनी जो कि मैनेज करते हैं कुछ एक्सपर्ट्स, आपसे पैसा लगवाते हैं और आपका जो है वो सेविंग करवाते हैं। हेज क्या है? हेज वो चीज है जो आपका, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कह देता है कि आपका, ये हेल्प करता है कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए और प्रॉफिट आपका यानी कि रिटर्न आपको ज्यादा मिले इन्वेस्टमेंट में। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी भी काम को अलग अलग सेक्टर्स में बांट देना, उसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। वन साइडेड मार्केट, वन साइडेड मार्केट मतलब जिसके पास एक ही सेलर हो और एक ही पोटेंशियल बायर हो, उसे कहते हैं वन साइडेड मार्केट। थीन मार्केट, थीन मार्केट वैसा मार्केट हो जो कि बहुत कम नंबर ऑफ बिट्स में आता है खरीदार खरीदने के लिए, एंड ऑफर्स टू सेल के लिए, मतलब बहुत छोटा मार्केट है। मार्केट इन विच देयर आर कंपैरेटिवली लो नंबर ऑफ बिट्स टू बाय एंड ऑफर्स टू सेल, बहुत कम चांसेस होती है, वो छोटा होता है, उसे थीन मार्केट कहते हैं। प्री ओपनिंग सेशन, प्री ओपनिंग सेशन मतलब 9 बजे से 9:15 का जो टाइम है जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, उसे कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। आगे आइए, ट्रेडिंग सेशन, ट्रेडिंग सेशन मतलब अब 9:15 में तो स्टार्ट हो गया, तो 9:15 से लेकर 3:30 तक जो एक्चुअल टाइम होता है बिजनेस करने का, तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग सेशन। यील्ड, यील्ड मतलब कि किसी भी चीज को परसेंटेज में ट्रांसफॉर्म कर दो, उसे कहते हैं यील्ड। यानी ज्यादातर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे रिटर्न मिलता है, तो उसको अब यील्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, कितना इन्वर्ट, कितना हमको यील्ड मिला है, कितना हमको इंटरेस्ट मिला है। और क्या है? यील्ड टू कॉल, मतलब द रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी। मतलब मान लीजिए मैंने बॉन्ड लिया था, ठीक है, बॉन्ड लिया तो उससे क्या हो गया, इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो टाइम एक होता है उसका, ठीक है, 1 साल 2 साल, और उससे पहले जब हम रिडीम कर ले रहे हैं तो कितना हमको रेट ऑफ रिटर्न उस पर हमको अर्न हुआ, वो होता है यील्ड टू कॉल। मतलब कॉल तो कर लिया, बुला लिया, लेकिन उसमें फायदा कितना हुआ। जीरो कूपन बॉन्ड, फिर वही बात, वो बॉन्ड दैट पेज नो एनुअल इंटरेस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं करेगा और आप ले जाइए, बट इज सोल्ड एट डिस्काउंट बिलो पार, मतलब ये थोड़ा कम पैसे पे बेच दिया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, और इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग है कि पैसे देकर किसी भी सेलिब्रिटी ये सब के थ्रू जो है वो आप जो प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाते हैं। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी ओवर पार्टिकुलर पीरियड, तो पार्टिकुलर पीरियड पार्टिकुलर टाइम पे करते हैं तो उसे कहते हैं एडवर्ट कैंपेन, ठीक है। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी किसे कहते हैं? पब्लिक में जाकर अपने जो है प्रमोशन को, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन को बढ़ाना, मीडिया कवरेज बहुत हाई रखना, ये हो गया पब्लिसिटी। पर्सनल सेलिंग क्या होता है? पर्सनली जाकर अपने हर एक सामान को बेचना, पर्सनल सेलिंग हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब कोई यूनिक फीचर जो सामान में होता है, कोई गुड्स में, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है? कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम, करेक्ट, कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो अलग प्रकार की सेटिस्फेक्शन देती है, बाकी गुड्स वैसा नहीं दे पाते, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिक सेलिंग प्रोडक्शन। निश मार्केटिंग, निश मार्केटिंग क्या होता है? ये एक छोटा मार्केट होता है जो, जिसको हम लोग क्यों बनाते हैं? टू कंसेंट्रेट our efforts, refers to the exploitation of comparatively small market segment by business that decide to concentrate their efforts, मतलब छोटा मार्केट होता है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो निश मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग क्या है? अभी ये सुनिए, टेस्ट मार्केट, टेस्ट मार्केटिंग अकर्स व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद द सैंपल ऑफ कस्टमर। मान लीजिए कि सैंपल जो कस्टमर दिया उसको देखकर हमने नया प्रोडक्ट बना दिया, टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मतलब टेस्ट करके देखना, अब सब्जी बनता है तो टेस्ट करके देखते हैं ना, तो वही टेस्ट मार्केटिंग। मार्केट में थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे क्या चीज की जरूरत है, ठीक है। मास मार्केटिंग, बहुत ही ज्यादा कवरेज पे मार्केटिंग करना, ये मास मार्केटिंग कहलाता है। प्राइस सेंसिटिव, प्राइस सेंसिटिव मतलब द इफेक्ट, ये क्या करता है? द प्राइस सेंसिटिव, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस विल हैव अ कंज्यूमर, जितना प्राइस सेंसिटिविटी मतलब जो कंज्यूमर है वो प्राइस के प्रति सेंसिटिव है, अगर प्राइस इधर उधर हुआ तो कंज्यूमर भी इधर उधर हो जाएंगे। प्री इम्पटिव प्राइसिंग, प्री इम्पटिव प्राइसिंग क्या होता है कि हम जो है एज ए बिजनेस प्राइसेस थोड़ा सा कम रखते हैं, क्यों? क्योंकि जो नए सप्लायर्स आ रहे हैं वो हमें थोड़ा कम दाम में दे रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा है? क्या स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व सेटिंग लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू डिस्करेज और पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट्स टू द सप्लायर और मार्केट, तो थोड़ा सा कम पैसे में ही उसको खरीद लेते हैं, लो प्राइस हम सेट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व सेटिंग, अब मैंने जो कोई हमारा सामान है हमने कम प्राइस सेट किया, थोड़ा बिकने का चांसेस हो जाता है। प्राइस स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग होता है कि बहुत ज्यादा चार्ज कर दो प्राइसेस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्राइस हो छोटे टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा, हमेशा तो कर देंगे तो कोई खरीदने नहीं होगा, थोड़े टाइम देखेंगे अभी बहुत बिकेगा ऐसा, मतलब प्राइस हाई कर दिए। बैरियर टू ट्रेड मतलब, बैरियर टू ट्रेड मतलब रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड, कि नहीं आप ट्रेड नहीं कर सकते, बैरियर लगा रहे हैं, तो हो गया बैरियर टू ट्रेड। बहुत कुछ है अभी पढ़ना। और क्या है? बैरियर टू इन ट्रेड्स मतलब सामने वाला जो आ रहा है हमारा कंपटीटर्स, उसको रोक देना, इन ट्रेड्स का जो वो हो गया बैरियर। बेंचमार्किंग क्या होता है? बेंचमार्किंग होता है कि दो बिजनेस के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना,
ठीक है, कि हमारा जो कंपटीटर वो कैसा बना रहा है। ब्रांड लॉयल्टी मतलब कोई एक ऐसा यूनिक फीचर जो कि अलग प्रकार का सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो उसे कह रहे हैं ब्रांड लॉयल्टी। इट इज ए स्ट्रांगली मोटिवेटेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीजन ऑफ द कस्टमर टू परचेज अ पार्टिकुलर। ठीक है, तो ब्रांड लॉयल्टी देंगे कौन सा जो है वो सेक्टर वो ज्यादा डिमांड कर रही है। कस्टमर लॉयल्टी, फीलिंग एटीट्यूड inclined a customer either to return to a company or shop। मतलब कस्टमर लॉयल्टी क्या है कि कस्टमर को एकदम फिक्स रखिए, वो आपके पास लॉयल रहेगा। कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है, अब क्या करते हैं इसमें कि फर्म को ग्रो करवाने के लिए अक्वायर करते हैं एक फर्म को, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड नो एंटिसिपेटेड सिनर्जी विद द रिक्वायर्ड फर्म। मतलब एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप उससे जुड़ गए तो उसी को कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। कंसोर्टियम क्या होता है, कंसोर्टियम होता है बहुत सारे कंपनी जब एक साथ मिलकर किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए काम करती है तो वो हो गया कंसोर्टियम। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, मार्केट डेवलपमेंट मतलब मार्केट में देखना कि हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है और उस अनुसार से हम अपना ग्रो कर रहे हैं, तो हो गया मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट एंट्री, मार्केट एंट्री मतलब कोई जब नया प्रोडक्ट मार्केट में बना रहे हैं जो कि मार्केट पहले से ही है तो उसे क्या कहते हैं, मार्केट एंट्री। आगे आइए, ये पढ़ लिए। मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट विल पोजीशन अ बिजनेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगेंस्ट दोज ऑफ इट्स कंपटीटर्स इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब यही है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है मार्केट पोजीशनिंग जिसमें मार्केट के पोजीशन को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, कंपटीटर्स के दिमाग को देखते हुए। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट जो है एक ग्रुप वाइज अलग अलग डिवाइड करके और टारगेट कीजिए उसको, ये मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट टारगेटिंग, वही टारगेटिंग मतलब इवेलुएट करना और वहां पे जो है वो सिलेक्ट करना। स्टेक होल्डर कौन होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, कोई इंटरेस्टेड पर्सन। ज्वाइंट वेंचर, जब दो वेंचर ज्वाइन कर जाते हैं तो ज्वाइंट वेंचर क्या, थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन एस्टेब्लिश बाय टू और मोर फर्म्स, वही हो गया मर्जर। दो आते हैं एक साथ ताकि दोनों आगे जा सके, तो ये क्या हो गया मर्जर। एक्विजिशन, दो लोग आए एक साथ और एक जो है दूसरे पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखा है, पूरा अक्वायर करके। मर्जर में कंट्रोल नहीं किया, दोनों आए दोनों ग्रो किया, लेकिन इसमें क्या है कि एक जो है वो डाउन हो रहा है, एक बढ़ रहा है, दो बिजनेस सामने आए हैं। मिशन क्या होता है, देखिए विजन होता है हमारा पाथवे, मिशन जो होता है हमारा ना वो प्रेजेंट बिजनेस के स्कोप को देख रहा है कि हमको करना क्या है, हमारी जरूरत क्या है, ये होता है मिशन जो हम अभी करते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस में हमने डिसाइड किया देखो भाई हमको ऐसे ऐसे काम करना है, ये हमारा काम है, ये मिशन होगा। विजन क्या हो गया कि हमें किस रोड मैप के थ्रू आगे जाना है, वो विजन होगा। अभी क्या करना है, मिशन, आगे कैसे करना है, विजन। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, है ही नहीं, पैसे नहीं। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन क्या होता है, इनकम आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, इट इज बॉटम, बॉटम लाइन मतलब नेट प्रॉफिट जो आपका बच जाता है। ट्रिपल बॉटम लाइन, ट्रिपल बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट ही जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए, आप ये भी देखिए कि प्रॉफिट के बाद आप पब्लिक को केयर को ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, पब्लिक आपके बिजनेस से खुश है कि नहीं, तो ये सारी चीज आपको देखना है, ये होता है ट्रिपल बॉटम लाइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट कीजिए जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस इन्वायरमेंट आगे जाए। टर्न अराउंड, टर्न अराउंड मतलब क्या है, फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड, बहुत टाइम से आप लॉस में थे, अब आप रिकवर कर लिए, प्रॉफिट कर रहे थे, ये हो गया टर्न अराउंड। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब खुद से सोचना, प्रोडक्शन ये सब करना, लॉजिस्टिक हो गया क्या, इट इज ए कमर्शियल एक्टिविटी implying moving of supplies to the production facilities and goods and services to the respective market। लॉजिस्टिक मतलब सारे कामों को करना। आगे क्या है लॉजिस्टिक्स के बाद, सिंडिकेटेड लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन होता है ना, सिंडिकेटेड होता है। अ वेरी लार्ज लोन, बहुत बड़ा लोन है भाई, टेकन बाय ग्रुप ऑफ स्मॉल बैंक, छोटे बैंक जो है, टू ए सिंगल बोरोवर, स्पेशली टू कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट बोरोवर्स मतलब कॉर्पोरेट बोरोवर जो बहुत बड़ा अमाउंट जो का लोन जो लेती है तो उसे कहते हैं सिंडिकेटेड लोन। आगे आते हैं, देखिए घंटा हो गया, वीडियो आपका जो है खत्म हो गया। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आप गारंटी दे दिए कि इससे कम रेट नहीं होगा आपका, ठीक है ना, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, रेट इंटरेस्ट का इतना ही रहेगा, तो ये हो गया लॉक इन पीरियड, उतना इंटरेस्ट लॉक कर दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट जो कि कौन देता है, बैंक, किसके जगह पे, बायर के बिहाफ पे, स्टेटिंग इट्स कमिटमेंट टू पे थर्ड पार्टी स्पेसिफिक अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय कंज्यूमर हु इज द बायर, करके बायर के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है, ये ऐसा डिपॉजिट होता है जो कि बायर करता है किसके लिए, सेलर के लिए, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ नेगोशिएशन ऑफ परचेज, ठीक है। डेट सेटलमेंट, डेट सेटलमेंट क्या होता है, डेट को सेटल कर देना। डेट सेटलमेंट इज ए प्रोसीजर वेयर इन पर्सन इन डेट नेगोशिएट द प्राइस
विद द लेंडर ऑफ लोन, थोड़ा सा प्राइस जो है वो कम करवा के इधर उधर करवा के डेट को सेटल कर देता है। मतलब जो पहले प्राइस है, मान लीजिए 10 लाख मेरे पे बाकी किसी का, वो किसी मना लिया मुझको कि 9,90,000 पे मान गया, तो ये क्या हो गया, उसने डेप्ट को सेटल कर लिया। डेप्ट रिकवरी, जब डेप्ट का पूरा पैसा मिल जाए तो डेप्ट रिकवरी हो गया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जब आप जाते हैं डिपॉजिट करते हैं सेविंग डिपॉजिट, तो वो चीजें को ही कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि ये बताता है कि आपने डिपॉजिट किया है। ब्रिज फिनेंसिंग, ब्रिज फिनेंसिंग क्या है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो आप लोन दिए हैं दोनों के बीच में जोड़ दीजिए कैश फ्लो को, उसी को कहते हैं ब्रिज फिनेंसिंग। अ लोन वेयर द टाइम एंड द कैश फ्लो बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड अप, एक टाइम पे कॉल कर दिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को, तो उसी को कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। मतलब दोनों को जो एक साथ जोड़ दिए, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिए थे और एक ही बार दे दिए। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, एडीआर, ये भी पूछता है कि एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ और डाल देगा, डी की जगह कुछ और डाल देगा, लेकिन इसका होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसमें क्या होता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स के इक्वल होता है। कौन, डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच आर इक्वल टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी दैट हैव बीन इशूड इन फॉरेन कंट्री। तो फॉरेन कंट्री में जितना इशू कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इधर आते हैं, एक्सेप्टेंस क्या है, जब आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना एसेंस दे देते हैं, तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्लियरिंग हाउस यानी बैंकिंग हाउस, जहाँ पे सारे बिजनेस पेपर्स ये सबको जो है वो अलाउ कर देता है, उसी को कहते हैं क्लियरिंग हाउस। ज्वाइंट प्रोडक्ट्स, मतलब जब दो प्रोडक्ट्स एक साथ आ जाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट्स आता है। बाई प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनाते टाइम वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसे बाई प्रोडक्ट होता है। टर्म इंश्योरेंस, वैसा इंश्योरेंस जो टर्म्स एंड कंडीशन पे बेस्ड होता है, आपके लाइफ पे रहता है कि हाँ आप मरेंगे तब इतना मिलेगा, एक्सीडेंट होगा तो इतना मिलेगा, तो ये टर्म इंश्योरेंस। एन्युटी, मतलब जब आप सीरीज ऑफ पेमेंट करते हैं फिक्स इंटरवल पे, मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे लिए था, अब उसको आप फिर पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं एन्युटी। और एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम पे दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। जीरो डाउन पेमेंट मोर्गेज, ये क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ मोर्गेज गिवन टू ए बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट वाइल बोरोइंग। बोरो कर लिए, ठीक है, अब आप तो वहां से कुछ ले लिए सामान क्रेडिट पे, अब वहां पे मोर्गेज देना है, तो ये कैसा मोर्गेज है, इट डज नॉट मेक एनी पेमेंट, पेमेंट वाला जो है वो मोर्गेज नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए मोर्गेज, मोर्गेज किसको कहते हैं, कोई भी लीगल एग्रीमेंट है जो लेंडर और बोरोवर के बीच में है, वहां पे एक प्रॉपर्टी दे देते हैं जो कि कोलेटरल की तरह होता है, और कह देते हैं कि जब तक मैं आपका लोन चुका नहीं देता आप ये मेरा चीज रख लीजिए, तो उसे कहते हैं मोर्गेज। और जीरो डाउन पेमेंट मोर्गेज जो था, मतलब पेमेंट करने की मोर्गेज की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये पूरा था बीसीके का कंप्लीट रिवीजन 1 घंटे में। अब सुनिए, एक बीसीआर का आएगा जिसमें उसमें भी हो सकता है मैं 1 घंटा नहीं चाहूंगा कि उसमें खींचूं, और पूरा बीसीआर आपका कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसमें रिटर्न है, उतना कॉन्सेप्ट तो उसमें होता नहीं है। लॉ का ऑलरेडी रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, लॉ हो गया, बीसी के भी हो गया, बीसीआर भी हो जाएगा। बच्चा कौन, बीसीआर और इकोनॉमिक्स, उसको भी कर देंगे और अकाउंट को भी कर देंगे। थैंक यू।